हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। द सेंट्रल इस्लामिक लैंड के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हमने जिहाद या क्रूसेड और उसके कारण इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आए थे उसको हमने जाना था। इस पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय की जो मुस्लिम सोसाइटी है, उनकी इकनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस और उनकी सोसाइटी जो है कैसी थी और उनकी क्या मेजर अचीवमेंट्स थी। तो स्टार्टिंग दौर में हमने ये जाना था कि मोहम्मद साहब जिस इलाके में थे वो पूरा ही जो है अनडेवलप्ड और जो है डेजर्ट इलाका था। तो स्टार्टिंग दौर में जो वो और उनका सोसाइटी था वो लूटपाट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। बट जैसे जैसे जो है उनका एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ उनकी डेथ के बाद जो है, और उन्होंने कई ऐसे इलाकों पर कब्जा किया जो बेहद कल्टिवेटेड थे और जो है एग्रीकल्चर के लिए फेमस थे। तो ऐसे केस में एग्रीकल्चर उनकी सोसाइटी के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है बनता है। खासकर जो नए इलाके थे जहाँ पर लैंड बहुत फर्टाइल थे, इजिप्ट हो गया, ईरान के कुछ इलाके हो गए। तो इस कारण जो है उन्होंने जो पुराने जो लैंड थे उस पर अपने हिसाब से कुछ रूल्स को मॉडिफाई किया। इराक, ईरान, वहाँ पर जो है बहुत सारे जो पुराने लैंड होल्डर्स थे वो खेती कर रहे थे। कई जगहों पर उनसे जो है जो टैक्स वसूल किया जाने लगा, और जो पुराना सिस्टम था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे, वही सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया। कुछ जगहों पे क्या हुआ कि जो लोकल लोग थे वो गांव छोड़ करके भाग गए, तो उनकी जो ज़मीनें थी वो जो है मुस्लिम लोगों ने एक्वायर कर ली। स्पेशली जो बेहतरीन लैंड्स थी उसको कैलिफ और उसकी फैमिली वालों ने अपने पास रख ली। स्टेट्स के पास इस तरह से जो स्टेट है, मतलब जो इस्लामिक गवर्नमेंट है, उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में एग्रीकल्चरल लैंड हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके जो ऑफिसर्स थे उनको बजाय कैश में पेमेंट करने के उनको ये लैंड पकड़ा दिया कि इस जगह से जो रेवेन्यू होगी इसी से तुम्हारा जो है सैलरी पे होगा। अब इसके बाद जो है लैंड पर जो टैक्स था दैट वाज कॉल्ड खराज। ठीक है, लैंड जो ज़मीन की से जो प्रोडक्शन होता था उससे जो टैक्स कलेक्ट होता था दैट इज़ कॉल्ड खराज। ये जो है अलग अलग लोगों पे अलग अलग था। जैसे जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर हाफ से लेके 1/5 टैक्स लगाया। मीन्स आपका जो भी प्रोडक्शन है, अगर आपने जो है 100 बोरी गेहूँ उगाई है तो या तो जो है 1/5 यानी कि 20 बोरी, या फिर जो है 50% यानी कि 50 बोरी तक जो है वो टैक्स लगा देते थे नॉन मुस्लिम पे, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर ये ज़मीन जो है किसी मुस्लिम की होती थी तो टैक्स 1/10 था, मतलब 100 बोरी पर सिर्फ 1/10 यानी 10 बोरी टैक्स देनी है। ठीक है, मतलब जो अगर आप जो है नॉन मुस्लिम हो तो आपको 20 बोरी से 50 बोरी तक देनी है, और अगर आप मुस्लिम हो तो ये सीधा घट करके 10 बोरी ही आता था। तो इसका असर ये हुआ कि जो है जो नॉन मुस्लिम थे वो बहुत तेज़ी से इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। स्टार्टिंग दौर में चूँकि भेदभाव भी बहुत ज़्यादा होता था, इस कारण उनको लगा कि इन सारी प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका मुस्लिम बन जाओ। तो स्टार्टिंग दौर में जो कैलिफ थे उनको लगा यार इस तरह से तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा, तो वो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि लोग जो है मुस्लिम बने। बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सभी को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया और यूनिफॉर्म टैक्सेशन लॉन्च कर दिया कि चाहे आप जो भी हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सब पर एक जैसा जो है टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। और नॉन मुस्लिम जैसे कोई बचे नहीं थे, सारे के सारे मुस्लिम ही हो चुके थे। आज भी इस पूरे बेल्ट में आओगे जो है वो सारा का सारा पूरा मुस्लिम बेल्ट ही है। जो नॉन मुस्लिम दिखते हैं वो सारे के सारे बाहरी ही दिखते हैं। आज भी आप गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप हिंदू क्रिश्चियन देखोगे तो बेसिकली वो यूरोप के जो है कंपनियों के बड़े ऑनर्स मिलेंगे, या इंडिया से जो है गए हुए जो बड़े मैनेजर्स, टीचर्स, नर्सेज, या फिर जो है लेबर क्लास आपको दिखेगा। यही सारे जो है नॉन मुस्लिम्स दिखते हैं। खैर, तो इस तरह से जो है उन्होंने टैक्स सिस्टम लॉन्च किया। अगेन जो लैंड्स थी उनको जो है इक्ता बोलते थे। ठीक है, अब यही जो है लैंड्स को, जैसे मान लीजिए पूरा पूरा स्टेट है, इस स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया और अलग अलग ऑफिसर्स को दे दिया कि इस जगह से जो भी कमाई होगी उसका एक थोड़ा सा हिस्सा आप जो है सेंट्रल खजाने में दोगे, बाकी पैसे से आप अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करोगे, और जब भी ज़रूरत होगी आप जो है आप जो है अपनी फ़ौज लेकर के राजा की ओर से लड़ने आओगे। इसी को इक्तेदारी सिस्टम कहते हैं। ये भारत में भी लॉन्च हुआ था। जैसे ही एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी आती है किसी भी सोसाइटी में, वैसे वैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है।
कैसे? सीधी सी बात है, अगर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा तो राज्य के पास जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो टैक्स बहुत ज़्यादा होगा, जब टैक्स ज़्यादा होगा तो राजा एक अच्छी फ़ौज कलेक्ट करेगा, जब फ़ौज अच्छी होगी तो जो है राज्य जो है बहुत पावरफुल होगा, वो नया एरिया गेन ही करेगा, लॉस तो खैर नहीं करेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है, राज्य बहुत आलसी हो जाते हैं तो राज्य बर्बाद भी होते हैं, बट नॉर्मल सीन में यही माना जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकम होगी, इनकम ज़्यादा होगा तो आर्मी अच्छी होगी। तो इस तरह से कुछ इलाके जैसे कि नाइल वैली, वहाँ पर इरिगेशन को बहुत ज़्यादा जो है डेवलप किया गया है। नाइल वैली कहाँ पे? इजिप्ट में। तो वहाँ पर जो है रिवर्स पर ढेर सारे डैम्स, कैनाल्स ये सब निकाले गए, बहुत सारे कुएं खोदे गए, वाटर व्हील यूज़ किया गया। इस तरह से जो प्रोडक्शन था वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ा और इसने जो है इस्लामिक वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा रिच किया और जो कल्टीवेशन था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो कर गया। कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी दिए थे कि आप जो है अगर आप नए लैंड पर खेती कर रहे हो तो इसके लिए आपको जो है टैक्स में छूट दी जाती थी। इसी तरह से कई सारे नए फसल जैसे कॉटन, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, स्पिंच, ब्रिंजल, ये ना सिर्फ उगाए जा रहे थे बल्कि इन लोगों ने यूरोप एक्सपोर्ट करना तक शुरू कर दिया था। सोचिए, ये वो सोसाइटी थी जिनके पास खुद खाने का जो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं था, अब वो एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आ गए हैं, हालांकि उन जगहों से जो ऑलरेडी डेवलप थे। ये भी एक फैक्टर दिमाग में रखने की बात है। तो अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, एक एग्रीकल्चर से, दूसरा दूसरे राज्यों से जो पैसा लूट करके ला रहे हैं, उसका असर ये होता है कि शहर बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी सोसाइटी अगर डेवलप करती है तो उससे जो है शहरों की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। तो इसके कारण जो है पहली जो स्टार्टिंग जो सिटीज़ थे वो एक तरह के गैरिसन टाउन थे। अब ये गैरिसन सिटी क्या होते हैं? तो बेसिकली वो शहर जिनको आर्मी रखने के लिए बसाया जाता है। कई शहर आप ऐसे देखोगे जिसको जो है मिलिट्री इंपॉर्टेंस के, खासकर जो बॉर्डर के जो शहर होते हैं वो मिलिट्री इंपॉर्टेंस से बसाए जाते हैं ताकि वहाँ पर फ़ौज रखी जा सके और अगर कोई अटैक हो तो इमीडिएट वहाँ से फ़ौज भेज करके उसको मैनेज किया जा सके प्रॉब्लम को। तो स्टार्टिंग जो है बॉर्डर एरिया थे वो गैरिसन सिटीज़ बनाए गए थे और वहाँ पर अरब सोल्जर्स को ही रखा जाता था जिनको जुंड बोलते थे। ऐसे ही बहुत सारे जो है सिटीज़ इजिप्ट में बसाए गए। इजिप्ट का जो अरेबिक नाम है दैट इज़ मिस्र, उसका मतलब ही होता है गैरिसन सिटी। ऐसे ही इराक में कूफा और बसरा शहर बसाया गया फ़ौज को रखने के लिए। फुस्तात और काहिरा, कैरो बोलते हैं, इजिप्ट में बसाए गए। ये स्पेशली मिलिट्री को बसाने के लिए बसाए गए थे और बाद में ये सब जो है बेहतरीन शहर बने। लगभग जो है हाफ ए सेंचुरी, 50 साल, इस्लामिक जो है प्रभाव बढ़ने के 50 साल बाद ही अब्बासिद के जो है कैलिफेट के टाइम बगदाद जो है वो दुनिया का के सबसे रिचेस्ट सिटीज़ में से एक हो गया और इसकी पॉपुलेशन 10 लाख तक बढ़ गई। एक डेजर्टिक इलाके में एक शहर के पास 10 लाख आबादी होना बहुत बड़ी होती है। कई पुराने शहर जैसे दमस्कस, इस्फहान, समरकंद, ये जो है फिर से जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके पीछे एक और वजह थी, ये जो ट्रेड रूट था, चूँकि बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उसके कारण भी। अभी हम उसके नीचे हमें आएंगे। तो जब बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसके कारण भी जो है लोगों का मूवमेंट बढ़ता है, लोगों के पास नई नई चीज़ें आती है, डेवलपमेंट बढ़ता है। इस तरह से काफ़ी तेज़ी से सड़कें बनी, पूरा एरिया सेफ़ हो गया, चूँकि पूरा का पूरा एरिया इस्लामिक जो है एम्पायर के अंदर आ गया था। तो इस कारण जो है जो बिज़नेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ी। एक बार फिर से जो है ये इलाका देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, किसको देख लें, इसको देख लेते हैं। आप देखोगे तो ये जो पूरा इलाका है ये इस्लाम के जो है कब्जे में है, ठीक है, मुस्लिम लोगों के कब्जे में। और इनको सामान कहाँ से लेना है? चीन से, इंडिया से या यूरोप से। तो जब इस पूरे इलाके में इनका कब्जा था तो बाहर से कोई लूटपाट करने वाला था नहीं, तो इलाका शांत हो गया, सेफ़ हो गया। तो ऐसे केस में बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ा जिसके कारण इनकी सोसाइटी में पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ा। किसी भी शहर में कुछ बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो उनके कल्चर और इकोनॉमिक पावर को दिखाती थी। पहली चीज़ जो है शहर की फेमस मस्जिद, मस्जिद अल जामी या जामा मस्जिद बोलते हैं, जो कि इतनी बड़ी होती थी कि आप शहर के किसी भी हिस्से से आप उसको देख सकते थे, क्योंकि यही शहर की सेंटर मस्जिद होती थी। आज भी जो है हर शहर में एक जामा मस्जिद ज़रूर होता है, जो कि जहाँ पर जो है जो सबसे मेन मस्जिद वही होती है। इसके बाद एक सेंटर मार्केट प्लेस होता था जिसको सुक बोलते थे। इस मार्केट में ढेर सारी जो है दुकानों की रो होती थी, मर्चेंट्स के लिए लॉजिंग होती थी कि वहाँ पर होटल्स होते थे
जहाँ पर लोग रह सकें, क्योंकि ट्रेडर्स कई शहरों से आते थे, तो उनके रहने के लिए पर्याप्त जो है लॉजिंग की व्यवस्था थी। इनको फंदुक बोलते थे। इसी तरह से ऑफिस ऑफ मनी चेंजर्स होते थे। मनी चेंजर्स क्यों? क्योंकि अलग अलग एम्पायर के सिक्के अलग अलग होते थे, तो ऐसे केस में ये मनी चेंजर जो है उनको पैसे चेंज करते थे, करेंसी एक्सचेंज कर लेते थे। इसी तरह से शहर में एडमिनिस्ट्रेटर्स के भी ऑफिसेज होते थे। अयान बोलते थे, अयान का मतलब आइज़ होता है। तो ये जो है ये इंश्योर करते थे कि शहरों में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई गड़बड़ी ना कर रहा हो। अगर कोई जो है बिजनेसमैन जो है माल गलत दे रहा है या कुछ और गड़बड़ कर रहा है, तो उस केस में ये पनिश करते थे। एडिशनली शहरों में स्कॉलर्स, मर्चेंट्स, ये लोग भी जो है शहर के बीच में रहते थे। तो सीधी सी बात है, जो रिच है, जिनके पास पैसा है, पावर है, वो शहर के सेंटर में है। जो कॉमन लोग हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन एंड सोल्जर्स, इनको जो है आउटर सर्किल में, शहर के बाहर रखा जाता था। ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन गरीब हैं इसलिए बाहर रहते थे, और सोल्जर्स क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, सिक्योरिटी का जो मेन खतरा था वो बाहर से अटैक होना था, अंदर से नहीं। तो इन दोनों को बाहर रखा गया था। हर एक इलाके में एक अपनी मस्जिद होती थी, चर्च होता था, सिनेगॉग होता था। सीधी सी बात है, बाहर से भी लोग आ रहे थे, और स्टार्टिंग दौर में कुछ तो ईसाई और ज्यूज़ थे ही, तो उनके लिए मस्जिद, चर्च, सिनेगॉग बहुत कॉमन था। सिनेगॉग क्या है? तो ज्यूइश टेम्पल है। एडिशनली कुछ छोटे छोटे मार्केट भी थे, पब्लिक बाग भी थे। तो ये सारे शहर के बहुत कॉमन स्ट्रक्चर्स थे जो किसी भी इस्लामिक शहर में देखे जा सकते थे। क्या क्या था? तो एक जो है मस्जिद अल जामी, एक मार्केट, और जो है जो कॉमन लोग हैं, सैनिक हैं, वो किनारे के इलाकों में, ये सब जो है कॉमन चीज़ें थी। जो दूर देहात के लोग थे, वहाँ पर गरीब लोग रहते थे, और जो है वो शहरों के बॉर्डर तक अपनी हरी सब्जियाँ और फल बेचने आते थे। कई सारे कारवां स्टेशन थे जो कि काफ़ी जो है शहरों के जो आउटर एरिया थे एकदम, वहाँ पर जो है चमड़े का काम होता था, और जो है शहर के बाहर जो है कॉमन लोग रहते थे। मतलब शहर के अंदर इंपॉर्टेंट लोग हो गए, बाहरी लोग कॉमन लोगों के लिए थे। जैसे जैसे जो है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बढ़ा, लोगों के पास पैसा बढ़ा, वैसे वैसे जो है लग्जरी चीज़ों की डिमांड बढ़ी। जब लग्जरी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो इसके कारण मुस्लिम एम्पायर का जो है बाकी सोसाइटी से ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ा। आपको एक चीज़ पहले भी इस पिक्चर में दिखाई थी कि जो इस्लामिक सोसाइटी है उसकी लोकेशन कमाल पे है। ये एक ऐसी जगह पे थे जहाँ से जो है वो चाइना, इंडिया, यूरोप और ऊपर की ओर रशिया, इस सारे ट्रेड को कंट्रोल कर सकते थे। कोई भी शिप, कोई भी जो है जहाज़, कोई भी कैमल, कोई भी गाड़ी जो है बिना इस्लामिक वर्ल्ड को क्रॉस किए जो है जा ही नहीं सकती थी। तो ऐसे केस में कहीं से भी कोई सामान आता जाता था, इससे इनको हैवी टैक्स बेनिफिट मिलता था। यहाँ पर दो तरह का रूट मिल रहा है। ये रेड कलर से आपको लैंड रूट दिख रहा है, जिससे चाइना और इंडिया की ओर आते थे, और दूसरा ये सी रूट दिख रहा है, यूरोप से जो है वो यहाँ पे आ गए। यहाँ से फिर जो है घोड़े से जो है यहाँ से उन्होंने सड़क क्रॉस की, और फिर यहाँ से शिप ले करके वो अरेबिया होते हुए वो इंडिया और फिर आगे बढ़ कर के चीन चले आते थे। तो इस तरह से इनकी सेंट्रल लोकेशन ने इनके ट्रेड को बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त जो है योगदान दिया। यहाँ पर एक शिप का एग्जांपल दिखा रहा है, जो अरेबियन जो है शिप्स को दिखाता है। स्पेशली आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो अंदर जो मतलब जो मर्चेंट्स बैठे हैं वो अरब्स हैं, और ऊपर जो सेलर्स हैं वो इंडियन सेलर्स हैं। तो ये भी दिखाता है कि उस दौर में जो इंडियन जो है वो बिज़नेस के मामले में काफ़ी आगे थे, और जो है उनके शिप्स जो है दूर दूर इलाकों तक में जाते थे। इसके बाद इसी टाइम जो है इनको मानसूनी हवाओं का पता चला। मानसूनी हवाएं क्या है? तो क्लास 10 में आप पढ़ चुके हो कि मानसूनी हवाएं वो हैं जो साल में जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है। मतलब हवा जब बहती है साल के कुछ महीने वो जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव करती हैं, और साल के कुछ महीने विंटर आते ही ये जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर बैक होती हैं। तो जैसे ही जो है इस हवा के डायरेक्शन का पता चल गया, और चूँकि समंदर में हवाएं बहुत तेज़ चलती है, ज़मीन पे हमको पता नहीं चलता क्योंकि पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बिल्डिंग्स होती है, हवा का प्रेशर नहीं समझ में आता। बट समंदर में क्योंकि कोई बैरियर नहीं होता तो हवा की लहरें बहुत तेज़ होती है। तो उन्होंने क्या किया, पाल वाली नावें बनानी शुरू की, जिसके तहत जो है बड़े बड़े जो है कपड़े के बैनर लगा दिए जाते थे, और हवा जो है इस बैनर को धक्का देते हुए नावों को बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई।
मीन्स बहुत कम टाइम में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और उनका बिज़नेस का जो था वो बहुत बढ़ गया। लगभग 500 साल तक जो है अरब और ईरानी ट्रेडर्स ने ये इंडिया, चाइना और यूरोप के बिज़नेस पर पूरी तरह से अपना कब्जा बनाए रखा और इस तरह से जो है वो उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा और दूसरी चीज़ें जनरेट की। ट्रेड के आइटम्स क्या थे? तो बेसिकली स्पाइसेस, गन पाउडर, टेक्सटाइल, पोर्सिलीन, ये सारी चीज़ें इंडिया से, चाइना से रेड सी तक आती थी और उसके बाद अदन और जो है अहदाब से और गल्फ पोर्ट से सिराफ और बसरा तक जाती थी। अगेन जो सामान थे, अगर सड़क रूट से आ रहे हैं तो वो कैमल पे लाद करके जो है उनके कारवां चलते थे। जगह जगह पर बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए गए थे जिसके लिए टर्म था मखाजीन। आप इंग्लिश का जो मैगजीन वर्ड है वो यहीं से निकला है और ऐसे जो है वेयर हाउस की संख्या बगदाद, दमस्कस, अलेप्पो में बहुत ज़्यादा था और इस तरह से सामान जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। एडिशनली इस्लामिक सोसाइटी में हज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रही है कि हर एक मुस्लिम के लिए हज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कारण जो है लोगों का मूवमेंट इसलिए भी होता था कि लोग सऊदी अरब जो है हज करने आना चाहते थे। खासकर जब मानसून का पता चला तो ये ट्रेड जो है और ज़्यादा बढ़ता चला गया। इस तरह से अगेन बता दिया है कि जो है जो पूरा बिज़नेस था उसमें जो मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। पेपर, गनीजा रिकॉर्ड्स एंड हिस्ट्री। इसी दौर में जो है कागज़ का जो इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। स्टार्टिंग दौर में जो वो कागज़ यूज़ करते थे वो पेपाइरस से बनता था, ठीक है। पेपाइरस जो कि एक तरह का लिनन, जो कपड़े की लिनन कपड़े से जो है ये बनता था, ठीक है, इस्लामिक लैंड में स्टार्टिंग दौर में, जो कि कपड़े के 2 सोर्सेज हैं, ठीक है, कागज़ के 2 सोर्सेज हैं। इजिप्ट में वो पपाइरस यूज़ करते थे और चाइना से जो इंपोर्ट होता था, जो कागज़ यूज़ होता था वो लिनन से बनता था, ठीक है। और चाइना के लोग जो थे वो इस मामले इन्होंने जो है इस चीज़ को काफ़ी समय तक सीक्रेट बनाए रखा। कागज़ बनाने की जो टेक्निक थी वो काफ़ी समय तक उन्होंने सीक्रेट बनाए रखा, वो किसी को बताते नहीं थे और इस पेपर को बेच करके बहुत पैसा कमाते थे। 751 में क्या होता है, जो समरकंद का गवर्नर था उसने जो है 20,000 चाइनीज़ इन्वाइडर्स को पकड़ा। मीन्स चाइनीज़ लोग थे, उन्होंने समरकंद पे अटैक किया और हार गए। तो जो मुस्लिम गवर्नर था उसने क्या किया, जो चीनी लोग थे उनको पकड़ लिया और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको कागज़ बनाना बहुत अच्छे से आता था। इसका असर ये हुआ, समरकंद ने अगले 100 साल तक जो है कागज़ बनाने की कला सीखी और उसको बेच करके खूब पैसे कमाए, क्योंकि दुनिया भर में कागज़ की डिमांड बढ़ रही थी और चाइनीज़ पेपर इन कंपैरिजन टू अदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन अच्छा, एक और चीज़ थी, चूँकि इस्लाम में किसी भी चीज़ के मोनोपोली पर जो है प्रोहिबिशन है। वो ये कहता है कि आप किसी भी कोई भी चीज़, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई तकनीक, कोई नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको सबको शेयर करना चाहिए। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि कोई भी चीज़ जिस पर सिर्फ आप मालिक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम हर चीज़ को शेयर करने की बात करता है। तो समरकंद ने जो है कागज़ बनाना सीखा, वहाँ से जो है बाकी इस्लामिक वर्ल्ड ने कागज़ बनाना सीख लिया। हालत ये हुई कि 10th सेंचुरी तक आते आते इसने इजिप्ट वाले पपाइरस को एकदम से रिप्लेस कर दिया, जो कि जो है और उसकी जगह पे जो चाइनीज़ कागज़ था उसको ये लोग खुद से बनाने लगे। अब्द लतीफ़ जो है उसने एक उदाहरण दिया था, उसने जो है एक रिपोर्ट किया था। अब्द अल लतीफ़ एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं बगदाद के। उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो इजिप्ट के जो किसान हैं वो ममीज़ को लूट लेते थे। जो आप इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स देख रहे हैं, तो वो अक्सर जो है पिरामिड्स में लूटपाट करते थे ताकि वहाँ पर जो कागज़ चिपकाए गए हैं आप दीवारों पर डेकोरेशन के लिए, या फिर जो है जो ममीज़ थे उनकी बॉडी पर जो कागज़ चिपकाए जाते थे वो कागज़ फाड़ करके लाते थे और उसको वो फैक्ट्रीज़ को बेच देते थे। कागज़ इतना महंगा हुआ करता था और जब कागज़ के मतलब अवेलेबिलिटी इजी हो गया तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कागज़ पर लिखे गए और बहुत बड़े पैमाने पर जो है कागज़ का यूज़ होना शुरू हुआ, कमर्शियल पर्पज़ से, पर्सनल पर्पज़ से, लिटरेचर लिखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। 1896 में जो है एक सील्ड रूम खोला गया। कहाँ पर? बेन इज़रा फुस्तात में। फुस्तात कहाँ पे? इजिप्ट में। वहाँ पर जो एक फेमस सिनेगॉग है, सिनेगॉग क्या? तो ज्यूश टेम्पल, बेन इज़रा शहर है, तो वहीं पर जो है इन्होंने एक सील्ड रूम गनीजा खोला और उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। एक्चुअल में ज्यूज़ लोग मानते थे कि किसी भी चीज़ में अगर भगवान का नाम लिखा है तो उस कागज़ को फाड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। इस कारण जितने भी भगवान के नाम रिलेटेड पेपर होते थे वो एक कमरे में जमा करते गए और उसको उठा के सील कर दिए जब वो कमरा भर गया।
तो सालों तक वो कमरा बंद रहा और बाद में जो है कभी मौका मिला 1896 में उस कमरे को खोला गया तो उसके अंदर जो है लगभग 250,000 लगभग जो है 2.5 लाख जो है पेपर मिले उसके अंदर। ये उस दौर को जानने के लिए एक शानदार मौका है 10 से 13 सेंचुरी के टाइम। और इस दौर में फातिमिद, अय्यूबिद और अर्ली मामलुक राजाओं के बारे में ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। क्या क्या चीज़ें हैं, तो कई तरह के लेटर्स हैं, मर्चेंट्स के, फैमिली के, फ्रेंड्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स के, डावरी के जो है प्रोमिसेस के, सेल्स डॉक्यूमेंट है, लॉन्ड्री की लिस्ट है और ट्रैवल हिस्ट्रीज़ हैं। तो बहुत सारे तरह के जो है इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मिलती है। जो मेन लैंग्वेज है जुडाई अरबिक, अरबिक का जो है हिब्रू वर्जन, हिब्रू जो है स्क्रिप्ट थी, अरबिक में लैंग्वेज थी। उस दौर की लैंग्वेज में बहुत सारा कुछ मैटर लिखा गया जिससे उस दौर के बारे में जानने के लिए हमें काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेज मिलते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स में जो उनके बिजनेस स्किल है और कमर्शियल टेक्निक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्हीं चीज़ों के बेस पर गेनिजा रिकॉर्ड्स पर जो है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई है। एक गोइटिन करके राइटर थे, उन्होंने कई वॉल्यूम में जो मेडिटेरियन का इतिहास जो है सिर्फ इस गेनिजा रिकॉर्ड्स के बेस पर ही लिखा है। इसी तरह से एक इंडियन राइटर हैं अमिताभ घोष, जिन्होंने एक इंडियन स्लेव की कहानी लिखी है इन एन एंटीक लैंड, उसका भी आधार जो है ये गेनिजा के पेपर्स ही रहे हैं। अब और देखते हैं आगे जो है इनके बिज़नेस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि ईस्टर्न साइड से जो इरानियन बिजनेसमैन के जो कारवां थे वो सिल्क रूट्स चाइना और इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, बुखारा और समरकंद होते हुए, और सेंट्रल एशिया तक वो चले जाते थे। क्या क्या चीज़ें लाते थे? चीन से सामान, स्पेशली जो है उनका जो रेशम था बहुत फेमस था, पेपर वो मंगवाते थे। इसी तरह से ट्रांस ऑक्सियाना भी जो है बिज़नेस का एक बड़ा सेंटर था। रशिया से वो काफ़ी ट्रेडिंग करते थे। रशिया से क्या मंगवा रहे हैं? तो फ़र, एनिमल के फ़र, चूँकि रशिया का साइबेरिया हिस्सा बहुत ठंडा है तो वहाँ से जो है जानवरों के फ़र मिल जाते थे। और स्लेव जो है जो वहाँ पे उस दौर में जो है जो रशिया के जो स्लाव लोग हैं उनको जो है पकड़ करके एज ए स्लेव बना दिया जाता था। याद रखिए जो अंग्रेजी का स्लेव वर्ड है वो स्लाव कम्युनिटी से ही आया। रशिया की जो पॉपुलेशन है स्लाव कम्युनिटी कहलाती है, तो उन्हीं को एज ए कैदी पकड़ करके लाते थे और उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो स्लेव और फ़र दो चीज़ों के लिए वो रशिया से ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, एक बार फिर से जो है इन चीज़ों को देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो जो ट्रेड रूट है बेसिकली, ये आपका जो है ट्रांसऑक्सियाना, बुखारा, खुरासान, ये पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, यहाँ से जो है ये आपका जो है ईरान का इलाका, ठीक है, ये अरब का इलाका, यहाँ से वो इंडिया बढ़ रहे हैं, यहाँ से चाइना बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर रशिया बढ़ रहे हैं, यहाँ की ओर जो है वो यूरोप की ओर बढ़ रहे हैं। अगेन मुझे लगता है पुराना पिक्चर ही ज़्यादा सही था। आप फिर से इस पिक्चर में देख सकते हैं ये लैंड रूट हो गया और ये जो है सी रूट हो गया, जिससे कि जो है वो ट्रेड कर रहे हैं यूरोप, एशिया और रशिया, चीन के बीच में। कुल मिलाकर के बात ये है कि जो इस्लामिक लोकेशन है वो एक सेंट्रल लोकेशन है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसलिए वोल्गा नदी के आसपास मतलब रशिया में और बाल्टिक रीजन में कई सारे इस्लामिक क्वाइंस मिले हैं, जो ये बताता है कि रशिया से भी जो है इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा था। मेल और फीमेल दोनों तरह के गुलाम बहुत बड़े पैमाने पे ख़रीदे बेचे जाते थे और सुल्तान भी जो है कई इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको ख़रीदता था। इवन कि जो है इस्लामिक वर्ल्ड में गुलामों की हालत बहुत अच्छी थी। कई सारे गुलामों के बारे में मैंने बताया है कि वो खुद राजा भी बनते थे। फिस्कल सिस्टम, बिज़नेस से उनका चूँकि बहुत पीक पे आ रहा था, तो इस कारण जो है उन्होंने मार्केट और बिज़नेस पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने जो है अच्छी क्वालिटी का गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए और ये बड़े पैमाने पर सर्कुलेट होते थे। अक्सर जो है जो सामान भेजते थे बैग को सील कर दिया जाता था और उस पर जो है स्टाम्प लगा दिया जाता था, अपना निशान लगा दिया जाता था। और हर शहर में जो है मनी चेंजर्स थे जो कि पेमेंट करते थे और ये कॉइन्स को मैनेज करते थे। गोल्ड कहाँ से आ रहा था? स्पेशली सूडान, अफ्रीका में है, वहाँ से आता था। और सिल्वर जो है सेंट्रल एशिया के जेफरसन वैली से आता था। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो यूरोप से भी आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारा सामान यूरोप के लोग इंपोर्ट करते थे, तो उस बिज़नेस से भी जो है काफ़ी सारा गोल्ड सिल्वर कॉइन जो है इनको मिलता था। जैसे जैसे जो बिज़नेस की डिमांड बढ़ी वैसे वैसे पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। तो
ऐसे लोग जो कि डायरेक्ट बिजनेस में नहीं थे, जैसे लैंडलॉर्ड है, खेती किसानी कर रहा है, उनसे पैसे आ रहे हैं। जो टॉप लेवल मिलिट्री कमांडर्स हैं, बेसिकली वो मिलिट्री के लोग थे, लेकिन क्या था, उनके पास ही भारी भरकम थी। तो इन लोगों ने भी अपना पैसा जो है वो बिजनेस में लगाना शुरू किया। डायरेक्टली वो बिजनेसमैन नहीं थे, वो लैंडलॉर्ड्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, राजा थे, या फिर जो राजकुमार प्रिंसेस थे, लेकिन इन लोगों ने भी जो बिज़नेस में पैसा लगाना शुरू किया और इस तरह से बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ता गया। बिज़नेस की हालत ये थी कि इन्होंने जो है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो आज के दौर में हम चेक कहते हैं, ये चीज़ जो है उस दौर में डेवलप हो गई थी। था क्या कि हर बिजनेसमैन के एजेंट अलग अलग शहरों में होते थे, तो ये लोग यहाँ से एक पेपर पे लिख के दे देते थे, इस आदमी को 1 लाख का पेमेंट कर दीजिए, तो वो उस कागज़ को ले जा करके वो दूसरे शहर में जा करके वो 1 लाख की पेमेंट उठा सकता था। ये चेक का कॉन्सेप्ट आया क्यों? हो तो उस दौर में, आज के दौर में कागज़ का नोट तो था नहीं, एक्चुअल कॉइन होते थे। इस बात का डर था कि शायद कोई रास्ते में लूट ले, तो ऐसे केस में इस तरह की पेपर करेंसी भी जो है उन्होंने यूज़ की। चेक, और चेक वर्ड जो है, वर्ड से निकला है सक, ठीक है, सक से ही जो है चेक वर्ड निकला। इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, सामानों के एक्सचेंज का भी जो है वो पेपर बनाए देते थे कि साहब ये आदमी जो है आपको 100 बोरी कॉटन देगा, बदले में जो है आप इसको रेशम के इतने जो है लॉट जो आप दे सकते हो। इस तरह की चीज़ें मर्चेंट्स और बैंकर जो है बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ करते थे। इसी तरह से कमर्शियल पेपर्स, सामानों के खरीद बिक्री के पेपर जो है बहुत सारे मिले हैं। जो बिजनेसमैन थे कई बार जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजते थे, और मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अपने स्लेव्स को बिजनेस करने भेजते थे। ये भी एक बड़ी चीज़ है। एक्चुअल में जो उस दौर में जो स्लेव्स पे गजब ही भरोसा था, आश्चर्य होता है, बट था कि जो है स्लेव्स बहुत ट्रस्टवर्दी होते थे, उनको वो बिज़नेस करने भेजा, ठीक है तुम ये सामान लेके जाओ, ये सामान बेच करके आओ। मे बी शायद उनको डर रहा होगा कि आगे जाएंगे लूट लिया जाए या जान से मार डाला जाए, या फिर जो है वो वाकई उन पर ट्रस्ट करते थे, रियल रीज़न नहीं पता है। बट ये चीज़ है कि बहुत सारे स्लेव्स जो है अपने मालिकों के लिए सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये भी हो सकता है बिजनेसमैन खुद अपना शहर छोड़ के न जाना चाहता हो, इसलिए स्लेव्स को भेजता हो। और इस कुछ जो है स्लीपिंग पार्टनर्स थे। अब ये स्लीपिंग पार्टनर्स क्या थे? तो ये वो लोग थे जो कि खुद जो है बिज़नेस करने नहीं जाते थे, लेकिन बिजनेसमैनों को पैसा देते थे कि हमारा पैसा लो, इससे बिज़नेस करो, और उस जो प्रॉफिट होगा वो हमको दो। इस्लाम में प्रॉफिट कमाने से मना नहीं किया था, बट कुछ टर्म्स एंड क्लॉजेज लगे थे। जैसे आपको जो है ब्याज से पैसे नहीं कमाने, मीन्स आपने किसी को ब्याज पे पैसे नहीं देने। जैसे आज की सोसाइटी में क्या होता है, बैंक ने किसी को 1 लाख रुपए दिया, उस पर जो है 5% या 10% का ब्याज लगा देता है कि ये पैसा जब आप रिटर्न करोगे तो 10% ब्याज दोगे। तो इस्लाम इसको बैन कर देता है कि आप जो है इस तरह का ब्याज नहीं वसूल सकते लोगों से। सेकेंड थिंग, इस्लाम जो है कहता है कि जो भी नॉन इस्लामिक थिंग है उसकी खरीद बिक्री के लिए आप पैसा ही नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि इस्लाम शराब के लिए मना करता है, तो आप शराब का ट्रेड नहीं करते। तो ऐसे ही इस्लामिक चीज़ें जिन चीज़ों के लिए बैन करता है उसके ट्रेड के लिए मना करता था। लेकिन अब जिनको पैसे कमाने की आदत लग गई है वो पैसे तो कमाएंगे ही, तो उन्होंने जो है एक नया दिमाग लगाया बिज़नेस करने का। सीधी सी बात है, कोई आपको मुफ्त में पैसे क्यों दे अगर उसको कोई प्रॉफिट ना हो। तो जो लोग थे जो कि अपना पैसा बिजनेस में देना चाहते थे, तो वो करते क्या थे, एक करेंसी में पैसा देते थे और दूसरी करेंसी में पेमेंट लेते थे। मान लीजिए जैसे एक जो है गोल्ड क्वाइन के बदले 10 सिल्वर क्वाइन मिलना है, ठीक है, सॉरी, एक गोल्ड क्वाइन के बदले जो है 10 जो है मान लो सिल्वर क्वाइन मिलना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है एक गोल्ड क्वाइन दिया और बदले में कहा कि आप हमको 12 सिल्वर क्वाइन दीजिए। तो एक तरह से वो कह रहे हैं साहब देखिए हम ब्याज नहीं मांग रहे, हम सिर्फ डिफरेंस मांग रहे हैं, लेकिन क्या है कि नॉर्मल रेट 10 सिल्वर कॉइन का है तो हम आपसे 12 कॉइन लेंगे। तो लोगों ने ऐसे जो ऊट पटांग तरीके निकाल लिए थे जिससे कि वो बिजनेस में प्रॉफिट ले सकें और इनडायरेक्टली वो ब्याज कमा रहे थे। इस्लाम में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, बट लोगों ने उन रूल्स को तोड़े हैं। माना जाता है इस्लाम बहुत रिजिड रिलीजन है, बट ऐसा कभी रहा नहीं। इस्लाम म्यूजिक के लिए मना करता है कि साहब म्यूजिक सुनना जो है अल्लाह की इबादत में बाधा पैदा करता है। और आप देखोगे जितने शानदार सूफ़ी सॉन्ग लिखे हैं वो मुस्लिम राइटर्स ही रहे हैं, ठीक है। गुलाम अली खान से लेकर के आतिफ असलम तक और ये बड़े बड़े आपको सिंगर्स मिलेंगे मुस्लिम जो कि शानदार गाते हैं। तो सीधा सा है, जिस चीज़ को आप मना करोगे लोगों की हैबिट होती है वो काम करना चाहते हैं। इसी दौर में जो कई शानदार कहानियाँ लिखी गई, अलिफ लैला की कहानियाँ थी जिस पर 1001 नाइट्स की स्टोरी लिखी गई, जिसमें जो है सेलर, स्लेव, मर्चेंट, मनी चेंजर्स के बारे की लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया, बताया गया। लर्निंग एंड कल्चर, इस्लामिक सोसाइटी में जैसे जैसे डेवलप होना शुरू हुआ,
ठीक है। स्टार्टिंग दौर में मोहम्मद साहब ने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें भाई बातें कही कि साहब आपको कोई चोरी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, आपको जो है 5 टाइम नमाज करनी चाहिए। रिलीजन बहुत सिंपल था, बट जैसे जैसे जो है अब सोसाइटी डेवलप करती गई, इस्लाम जो है नए नए जो है इश्यूज़ लेकर के आया। और दुनिया का सारा धर्म जब डेवलप होता है तो वो जो है नए नए जो है इश्यूज़ पर डिस्कस करता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह के साथ जो है या ईश्वर के साथ जो है कॉमन लोगों का जो है बिहेवियर कैसा होगा, लोगों का आइडियल कंडक्ट क्या होना चाहिए, भगवान ने अगर हमको बनाया है तो किस लिए बनाया। तो इस तरह के यूनिवर्स क्यों बना है, यूनिवर्स में और कौन कौन है, तो इस तरह के इश्यूज जो है जो कि बाकी दुनिया भी सॉल्व कर रही थी, इस्लामिक सोसाइटीज़ भी जो है इन प्रॉब्लम्स से अब सोचना शुरू करती है, क्योंकि अब उनके पास टाइम है, पैसा है, थिंकर्स हैं, तो अब जो है इन चीज़ों पर डिस्कस करना शुरू करती है। और इसका असर ये हुआ कि रिलीजियस टॉपिक्स पर उनके पास जो है लिटरेचर की बाढ़ आ गई। जो रिलीजियस लोग थे, जो स्कॉलर्स थे जिनको उलेमा बोलते हैं, उनके लिए जो नॉलेज थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान से आ सकती। जो कट्टर लोग थे उनका मानना ये था कि जो नॉलेज का जो मेन सोर्स है दैट इज़ कुरान, और आइडियल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो वो प्रॉफिट का बिहेवियर होना चाहिए। तो लोगों को कैसे जो है रहना चाहिए ये जानने के लिए आपको प्रॉफिट का बिहेवियर यानी सुनना फॉलो कीजिए, और नॉलेज कहाँ से लेनी है, तो वो कुरान से लेनी है। कहा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे कि हम भगवान को और उनके आइडियाज़ को जान सकते हैं। इसके बाद लेकिन समस्या क्या थी कि कुरान की जो लैंग्वेजेज है वो बड़ी पोएटिक फॉर्म में और बड़े कंडेंस वे में लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसे केस में कुरान को समझना मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में बहुत सारे उलेमा लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्रीज़ लिखी, कई सारे तफसीर लिखी, मतलब उसके बारे में एक एक लाइन को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना शुरू किया। इसी तरह से मोहम्मद साहब की ऑथेंटिक बुक है हदीथ उनके बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस चीज़ों को भी जो एक्सप्लेन किया गया और उसको वर्ड के टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया कि अलग अलग सिचुएशन में कुरान की लाइन या हदीस की लाइन के जो है क्या मीनिंग है। इसी तरह से जो कॉमन लोगों की लाइफ को मैनेज करने के लिए एक और बुक लिखी गई, दैट इज़ बॉडी ऑफ लॉ शरिया, द स्ट्रेट पाथ। शरिया जो है वो पब्लिक लाइफ को रेगुलेट करने के लिए थी, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो मुस्लिम लोगों का भगवान से क्या इबादत का प्रोसेस होगा, क्या सोशल अफेयर्स जो डेली लाइफ के जो मामले हैं उसको कैसे मैनेज किए जाएंगे, इस्लामिक लॉज, ठीक है। इन सब चीज़ों पर जो है किताबें शरिया लिखी गई, ठीक है। बाद में जो है फिर लगा कि नहीं, शरिया भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ और सोर्सेज खोजे गए जिसमें था कियास का मतलब था रीजनिंग। जैसे मान लो कोई नई सिचुएशन आती है जिसके बारे में जो है ना तो कुरान में है, ना प्रॉफिट साहब ने उस तरह की सिचुएशन नहीं देखी, ना शरिया में है, तो उस केस में वो तर्क के आधार पर जो है डिसीजन लेते थे कि इस पर्टिकुलर सीन में वो जो है इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। एडिशनली सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, तो उसके बाद जो है आप और जो है नॉलेज जो लॉज थे उसके और कई ब्रांचेज बन जाते हैं। लगभग जो है 8-9 तक आते आते 4 फेमस ब्रांचेज आते हैं, मलिकी, हनफी, सफ़ई और हनबली। ये जो है 4 अलग अलग जो है लीगल थिंकर थे, उन्हीं के भी नाम के कारण जो है ये 4 अलग अलग स्कूल खुलते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी के, इस्लामिक लॉज के 4 स्कूल बनते हैं, मलिकी, हनफी, सफ़ई, हनबली। ये सब इतना डिटेल एग्जाम में आएगा नहीं, बट एक एक वर्ड नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इसको जानना ज़रूरी है। शरिया सबसे ऊपर था। एडिशनली उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई लॉ बुक्स बनाई गई जो कि जो है उनकी सोसाइटी को रेगुलेट करता था, ठीक है। शरिया का जो मेन टॉपिक क्या है, तो बेसिकली मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के रिलेटेड इश्यूज़ पे ही है। कॉमर्शियल और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर चीज़ें उसमें कम ही हैं। यहाँ पर कुरान के बारे में डिस्क्रिप्शन है, एक छोटा सा जो कुरान का एक जो है लाइन है जो ये कहता है, अगर दुनिया के सारे पेड़ों को पेन बना दिया जाए और जितने भी ओशन है उस सबको इंक बना दिया जाए, तब भी जो है ईश्वर के बारे में लिखने के लिए जो है शब्द मतलब जो है वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। मतलब सारा जो समंदर है उसको इंक बना दिया जाए और सारे पेड़ों को पेन बना दिया जाए, तब भी जो है आपकी सप्लाई, मतलब पेड़, इंक और पेन जो है ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आप अल्लाह का एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अल्लाह हमारा इतना महान है। कुरान इस्लाम की सबसे पवित्र किताब है जो कि 114 पार्ट में डिवाइड हुई है। 114 चैप्टर हैं जिनको सूरा बोला जाता है, जिसकी साइज पहला चैप्टर सबसे बड़ा है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स बड़े हैं और बाद के चैप्टर्स छोटे होते गए, और जो लास्ट का चैप्टर है सबसे छोटा है। एक ही एक्सेप्शन है, जो पहला चैप्टर है
पहला सूरा जो है वो एक छोटी सी प्रेयर है। सीधी सी बात है, कोई भी धार्मिक किताब शुरू होती है तो पहले भगवान की प्रेयर होती है। तो पहला प्रेयर सबसे छोटा है, उसके बाद से स्टार्टिंग के जो फ्रेजेस हैं, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो बड़े हैं, बाद के चैप्टर्स छोटे हैं। माना जाता है ये जो कुरान है ये भगवान जो अल्लाह है उसको जो है एक देवदूत आया था, एंजल आया था, उसी ने मोहम्मद साहब को 610 से लेकर के 632 के बीच में मक्का और मदीना में उनको ये ज्ञान दिया था। ये इस किताब को पहली बार 650 में कंपाइल किया गया, और जिस कुरान को जो सबसे पुराना कुरान हमें मिला है वो लगभग 9th सेंचुरी का है। लेकिन उसके पुराने जो है कुरान के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे एक फेमस मस्जिद है डोम ऑफ रॉक, और कुछ क्वाइंस में कुरान की वर्सेस जो है लिखी हुई मिली हैं, बट पूरा ठोस एक किताब के रूप में कुरान हमें 9th सेंचुरी का मिलता है। कुरान जो है वो अर्ली हिस्ट्री को जानने के लिए, अर्ली इस्लाम को समझने के लिए बेस्ट सोर्स है, क्योंकि यही वो टाइम था जब इस्लाम कंसोलिडेट हो रहा था स्टार्टिंग दौर में, और मोहम्मद साहब का जो कॉन्फ्लिक्ट था बाकी सोसाइटी से, इस कारण जो है कुरान में ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन मिलते हैं बाकी सारे समाज के बारे में, क्योंकि बेसिकली रिलीजियस बुक है इसलिए ज़्यादा नहीं मिलता, बट कुछ हद तक मिलता है। अब है क्या कि बेसिकली ये रिलीजियस बुक है, तो इस कारण जो है सांसारिक चीज़ें थोड़ी सी कम हैं। अगेन लोग ये मानते हैं कि यह जो है सांसारिक किताबें हैं, बट 833 में अब्बासिद खलीफ ने कहा था कि यह जो है खुदा की वाणी, खुदा ने नहीं कहा है, बल्कि यह उनके द्वारा जो है इस उनके आदेश थे जिसको जो है लोगों ने कहवाया था। यह जो है अल्लाह ने मोहम्मद साहब से लिखवाया था। ठीक है। तो एक और चीज़ है कि कुरान को समझने के लिए कुरान चूँकि एक पोइटिक फॉर्म में है तो यह रूपकों का यूज़ करता है, हर चीज़ के लिए वो एक सिंबल यूज़ करता है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट क्रिश्चियन की जो क्रिश्चियंस की बुक है, क्रिश्चियन नहीं बेसिकली ज्यूज़ की बुक है, और क्रिश्चियन भी इसको मानते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो सेंटेंस कहानियाँ लिखी गई है वो प्योर जो है टेक्स्ट फॉर्म में है, जैसे प्रोज फॉर्म में है। तो इस कारण वो चीज़ें पढ़नी ज़्यादा आसान होती है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि कुरान एक पोएटिक फॉर्म में है, मेटाफर्स यूज़ करती है, अलग अलग चीज़ों के लिए सिंबल्स यूज़ करती है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा और मुश्किल होता है कि जो कुरान बातें कह रहा है वो वास्तव में वो घटना घटी थी या उसको एज ए सिंबॉलिक यूज़ किया है। इसीलिए जी बाद में जो है लोगों ने कई उस पर जो एक्सप्लेनेशन लिखे ताकि जो है इस किताब को अच्छे तरीके से समझा जा सके। हदीस लिखी गई है और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।